नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ी धार। पीएम मोदी ने चित्रदुर्ग में विशाल जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर से सावधान रहने की दी नसीहत। कहा दोनों परिवारवादी और भ्रष्टाचार को देते हैं बढ़ावा और समाज को बांटने की करते हैं राजनीति। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवा निधि और शक्ति की 5 गारंटियों को कांग्रेस ने दोहराया। फ्री बिजली, फ्री अनाज, बेरोजगारी भत्ता जैसे कई लोक लुभावन वादे किए। भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया मुस्लिम तुष्टीकरण से लैस। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा जिन्ना भी जिंदा होते तो ऐसा घोषणा पत्र जारी नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत और चीन के नेतृत्व वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र का विकास 2022 के 3.8% की तुलना में इस साल 4.6% तक बढ़ने का जताया अनुमान। वैश्विक विकास में इस क्षेत्र से लगभग 70% योगदान देने का जताया अनुमान। संकटग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए ऑपरेशन कावेरी युद्धस्तर पर जारी। जिद्दा से 231 भारतीय प्रवासियों को लेकर अहमदाबाद पहुंचा भारतीय विमान। भारतीय वायुसेना की विशेष फ्लाइट से भारतीय नागरिकों का 17वां जत्था सोमवार को पोर्ट सूडान से जिद्दा पहुंचा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह से की मुलाकात। द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर की बातचीत। राजनाथ सिंह मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों को एक फास्ट पेट्रोल वेसल और एक लैंडिंग क्राफ्ट उपहार में सौंपेंगे। मालदीव में चल रहे परियोजना स्थलों का दौरा करने के साथ ही प्रवासी भारतीयों से भी करेंगे बातचीत। और आईपीएल में कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रनों से हराया। वहीं आज गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स होंगे आमने सामने। सीधे चल रुक करेंगे मैसूर के वरुणा का, जहां केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पार्टी की चुनावी जनसभा को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। वरुणा ने सिद्धरामಯ್ಯ को वोट क्यों देना? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇನ್ನು ವರುಣಾದ ಮತದಾರರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮತ ಹಾಕ್ತೀರಾ? देना चाहिए, ಕೊಡ್ತೀರಾ? मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, हमारे सोमन्ना जी को वरुणा से जिताइए। वरुणा पूरे कर्नाटक में सबसे विकसित सीट वरुणा बनेगा। ನಾನು ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರೆ ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ। मुझे बताओ, वरुणा से प्रचंड बहुमत से सोमन्ना जी को जिताओगे? ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಬಹುಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? ಕಮಲದ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? जोर से बोलो, दबाओगे? जोर ಮಾಡಬೇಕು। हमारे दोनों विधायकों को जिताओगे? प्रधानी नरेंद्र मोदी को फिर से 2024 में प्रधानी बनाओगे? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ 2024ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए। मुष्टियನ್ನ, विजयದ मुष्टियನ್ನ कट्टी जोराಗಿ और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पीएसी ही तस्वीरें देख रहे थे कर्नाटक के वरुणा से, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे और अब नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करें कर्नाटक के चुनावी समर की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार दिन ब दिन तेजी पकड़ता जा रहा है। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो से कर्नाटक का चुनावी माहौल और भी गर्मा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज चित्रदुर्ग में चुनावी रैली की। और इस दौरान पीएम मोदी ने वाद्य यंत्र भी बजाया। और जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में कर्नाटक का ये पहला चुनाव है। ये चुनाव कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले 25 वर्षों में कर्नाटक विकास की किस ऊंचाई पर होगा। कर्नाटक बीजेपी के नेतृत्व को आज सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई दूंगा। कल जो उन्होंने संकल्प पत्र घोषित किया है, ये बहुत ही अच्छा संकल्प पत्र लेकर आए हैं। इसमें कर्नाटका को देश का नंबर 1 स्टेट बनाने का रोड मैप है। इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट है। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर है। और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कभी भाजपा के विकास कार्यों का मुकाबला कर ही नहीं सकती। कांग्रेस ने 2014 से पहले के 10 वर्षों में जितने मेडिकल कॉलेज बनाए, भाजपा सरकार ने उससे दोगुने मेडिकल कॉलेज सिर्फ 9 वर्षों में बना डाले। बीजेपी के विकास कार्यों का मुकाबला कर ही नहीं सकती। कांग्रेस ने 2014 से पहले के 10 सालों में जितने मेडिकल कॉलेज बनाए, बीजेपी सरकार ने उससे 2 गुने मेडिकल कॉलेज सिर्फ 9 वर्ष में बना डाले। यहां चित्रदुर्ग में भी नया मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुका है। इससे स्वास्थ्य सुविधा तो बढ़ेगी ही, यहां के मेरे जो नौजवान है ना, अब तो वे भी डॉक्टर, पैरामेडिक्स का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की जनता से कांग्रेस के इतिहास और उसकी सोच को नहीं भूलने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आतंकवादियों का तुष्टीकरण किया है। उन्होंने कहा कि जनता ने देखा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता के आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए,
जब एयर स्ट्राइक हुई तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे आतंक को बढ़ावा देती रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक को आतंकियों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तुष्टीकरण का खेल बंद किया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री हॉस्पेट और सिंधनूर में चुनावी जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा पीएम देर शाम कलबुर्गी में भी रोड शो करेंगे। हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त कर्नाटक के चित्रदुर्ग से मौजूद है हमारे साथ। नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है मीडिया प्राइम में। और जैसा कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री आज चित्रदुर्ग में चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने बहुत ही बेबाक अंदाज में ये कहा कि जिस तरह से कांग्रेस की नीति रही है, एक तो ये कि मुस्लिम तुष्टीकरण, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण से भी आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों के तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी के तौर पर कांग्रेस का जिक्र किया। कैसे इसको देखा जाए? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें कि खासतौर से कांग्रेस के आज अगर हम घोषणा पत्र को ही असीम देखें, जिसमें कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि वो बजरंग दल जैसे संगठन पर बैन लगाएगी और इसके अलावा पीएफआई जैसे संगठन पर बैन लगाएगी। लेकिन अगर आप देखें कि केरल में और कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार रही थी तो पीएफआई जैसे संगठन यहाँ पर फलते फूलते रहे और इनडायरेक्ट तरीके से आप देखें कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इन संगठनों को पीछे से बैकिंग देती रही है। आप देखें कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की नीतियां रही हैं, खासतौर से एक खास वर्ग को तुष्टीकरण की जो नीति कांग्रेस पार्टी की रही है, आज प्रधानमंत्री ने उसी पर प्रहार किया है कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ और है और करती कुछ और है। आप देखें कि जिस तरीके की घोषणाओं का जिक्र कांग्रेस पार्टी यहाँ लगातार कर्नाटक की जनता के बीच में कर रही है, जबकि दूसरे राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जहाँ सरकारें हैं, घोषणाओं का जो जिक्र कांग्रेस पार्टी ने किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जिस बात की गारंटी दे रही है उसकी खुद की गारंटी खत्म हो गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप अगर देखें कि कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जब सरकारें यहाँ पर रही थी, विकास किस तरीके से यहाँ पर प्रभावित रहा था और तमाम तरह के जो डिस्टर्बेंस हैं वो देखने को मिलते थे, सांप्रदायिक जो सद्भाव है वो बिगड़ा रहता था। और खासतौर से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बात का जो उल्लेख है वो भी है कि वो बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने की बात करती है। दूसरी अगर आप देखें, चित्रदुर्ग में जब प्रधानमंत्री पहुंचे, लाखों की संख्या में जो लोग हैं उनको सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि एक बड़ा क्रेज है और उन लाखों लोगों में एक बड़ी संख्या युवाओं की थी और ये वो युवा है जो फर्स्ट टाइम वोट करेगा। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आप भारतीय जनता पार्टी का अगर संकल्प पत्र देखें कि जिसमें जो तमाम नौजवान हैं उनको आगे ले जाने की बात है, जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, इसके अलावा SC ST जो समुदाय से लोग हैं उनको किस तरीके से आगे लेकर जो पार्टी है वो जाएगी, महिलाओं का किस तरीके से जो ध्यान है वो रखा जाएगा, उद्योग धंधों को तेजी से विकसित किया जाएगा ताकि जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो रोजगार है वो दिया जा सके। आप देखें कि पिछले साल के बजट में और इस साल के बजट में भी बड़ी संख्या में जो कर्नाटक में केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसका जो लाभ है वो यहाँ के लोगों तक पहुँच रहा है। और ख़ासतौर से मैं चित्रदुर्ग का अगर हम बात करें, जब कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार थी तो यहाँ उस तरह का जो विकास है वो देखने को नहीं मिलता था, लेकिन आज अगर आप यहाँ देखें रोड है एकदम आपको जो हाईवे से कनेक्टेड दिखाई देंगी, बड़ी बड़ी रोड हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो काम है वो यहाँ तेजी से शुरू हुआ है, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बने। खासतौर से जो किसान कम्युनिटी है जिसको अपनी फसल बेचने के लिए पहले काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब चित्रदुर्ग में उनको वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो यही बात है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे थे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और ख़ासतौर से महिलाएं, उनका कहना है कि जिस तरीके से वो सेफ अपने आप को महसूस करती हैं, वो चाहती है कि जो भी सरकार आए कम से कम जिन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है उन्हीं बातों को लेकर आगे चले और ऐसी ही सरकार आए जो लोगों के लिए काम करे। और नीरज, आपने घोषणा पत्र की बात की, मेरा सवाल घोषणा पत्र पे ही है कि एक बार फिर से कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किए हैं उसमें फ्रीबीज को काफी ज्यादा महत्व दिया गया है। फ्री बिजली,
फ्री पानी और भी बहुत सारी चीजें, इसको लेकर बहुत सारी बातें हो चुकी है, राजनीति हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर से फ्रीबीज की राजनीति करती दिखाई दे रही है। देखिए, फ्रीबी की राजनीति कांग्रेस ने पहले भी की है, जो कोई नई राजनीति नहीं है। आप अगर देखें छत्तीसगढ़ में तमाम तरह के जो वायदे हैं वो कांग्रेस पार्टी ने किए थे। इसके अलावा अलग अलग स्टेटों में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, इस तरह के तमाम जो वायदे हैं वो कांग्रेस पार्टी ने किए थे। राजस्थान में आज तक किसानों को लेकर जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। आप अगर यहाँ पर देखें कि जिस तरीके से 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, महिलाओं को पैसे देने की बात कर रही है, 3 जो सिलेंडर हैं उस पर सब्सिडी देने की जो बात है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये तमाम तरह के जो वायदे हैं, अनाज मुफ्त में देने की बात कर रही है। तो ये वायदे हैं और ऐसे वायदे कांग्रेस पार्टी ने दूसरे राज्यों में भी किए और यही कारण है कि आज इन्हीं वायदों पर प्रधानमंत्री ने एक सीधा प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस गारंटी की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी की खुद गारंटी नहीं है, क्योंकि कई सारे स्टेटों में उन्होंने इस तरीके के वायदे किए लेकिन उन वायदों को आज तक पूरा नहीं किया। तो अब जो कर्नाटक की जनता है वो देख रही है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह के वायदे कर रही है और आने वाले समय में जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके वायदे खरे कर पाएगी, उन वादों को पूरा कर पाएगी, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, इस बात का आकलन भी जनता कर रही है और इसका फैसला 10 तारीख को हो भी जाएगा। ठीक है, नीरज हमारे साथ बने रहिएगा। दूसरी खबर उसके बाद आपके पास फिर हम लौटेंगे। दूसरी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के शिवमोगा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल ने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ने देश भर में व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी है। नोटबंदी और जीएसटी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला दी है। सारे के सारे छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले सारे के सारे बंद हो गए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसान को टैक्स देना पड़ रहा है। 5% फर्टिलाइजर पे, 12% ट्रैक्टर पे, 18% पेस्टिसाइड्स पे। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बेंगलुरु में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसे कन्नड़ में सर्व जनांगदा शातिया थोटा नाम दिया गया है, जिसका अर्थ होता है सभी समुदायों के लिए शांतिपूर्ण उत्थान। घोषणा पत्र में 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 10 किलो चावल देने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपए प्रतिमाह, स्नातक बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए और डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया है। साथ ही सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की भी सुविधा देने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 से बढ़ाकर 7% करने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था को फिर से बहाल करने का भी वादा किया गया है। घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने और पीएफआई पर पाबंदी जारी रखने का भी आश्वासन दिया गया है। इस मौके पर बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए पक्के वादों को लागू करने से पार्टी पीछे नहीं हटेगी। और कांग्रेस के कर्नाटक घोषणा पत्र पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बेंगलुरु में कहा कि कांग्रेस बोल रही है कि वे बजरंग दल को बैन करेंगे, मुस्लिम आरक्षण को फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण को ही दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जिन्ना भी अगर जिंदा होते आज तो ऐसा घोषणा पत्र वो जारी नहीं करते। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया। और कांग्रेस द्वारा पीएफआई और बजरंग दल की तुलना किए जाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। विश्व हिंदू परिषद ने पीएफआई और कांग्रेस के बीच पूर्व में रहे गठबंधन को कांग्रेस के इस बयान के प्रति जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी करते समय जिस प्रकार एक प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल की तुलना एक कुख्यात राष्ट्र विरोधी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के साथ की है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए, समाज के लिए समर्पित है और पीएफआई की गतिविधियों से पूरी दुनिया परिचित है।
हमारे सहयोगी नीरज सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कर्नाटक से। तो नीरज, हमने देखा कि अपने घोषणा पत्र में इस बात को ये कांग्रेस ने बहुत ही रेखांकित किया है कि पीएफआई पर तो बैन जारी रहेगा, लेकिन बजरंग दल पर भी बैन लगाने की बात घोषणा पत्र में की गई है और इसको लेकर बहुत नाराजगी है। देखिए, बिल्कुल नाराजगी है। और अगर आप देखें कांग्रेस के पूर्व के अगर भाषणों को असीम देखें कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो उसामा बिन लादेन और जाकिर नाइक को जी कहकर संबोधित करते हैं। आपने देखा होगा बाटला एनकाउंटर में किस तरीके से वो बताते हैं कि कांग्रेस की जो अध्यक्षा रही हैं उनको रात भर नींद नहीं आई है, और खुद कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक एक खास वर्ग का है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी करती है। और अगर यहाँ भी देखें बजरंग दल पर जो बैन लगाने की बात जो कांग्रेस पार्टी है वो करती है, लेकिन आप अगर देखें कि पीएफआई जैसे संगठन, जैसा कि असीम मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि पीएफआई जैसे संगठन केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में यहाँ पर फलते फूलते रहे, और खासतौर से उस समय जब कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सत्ता में रही, क्योंकि ये कोई संगठन ऐसा नहीं है कि एक दिन में खड़ा हो गया हो, कई सालों तक ये संगठन यहाँ पर सक्रिय रहे। आज जरूर इन संगठनों पर कार्रवाई हो रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से गृह मंत्रालय इन पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। पीएफआई संगठन से जुड़े तमाम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। और अभी भी कुछ दिन पहले पीएफआई को लेकर लगातार जो छापेमारी की जो कार्रवाई है वो गृह मंत्री अमित शाह के जो तमाम एजेंसियां हैं वो लगातार कर रही थी। एनआईए ने लगातार उस पर कार्रवाई की। तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो यहाँ पर करती दिखाई दे रही है। आप देखें कि किस तरीके से हर चुनाव में व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं, प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्दों का जो प्रयोग है वो किया जाता है। कर्नाटक चुनाव में भी जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस तरह के अपशब्दों का जो प्रयोग है वो कर रहे हैं। यहाँ पर विकास की कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनको किस तरीके से उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, उनकी जीवन यापन को, उस पर कोई जो बात है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं हो रही है। लेकिन व्यक्तिगत जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। फ्री बी की तमाम जो योजना है वो यहाँ पर लोक लुभाने कह सकते हैं कि जो वायदे हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। और एक तरीके से तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ होती हुई दिखाई प्रतीत होती है। क्योंकि जिस तरीके का घोषणा पत्र आप देखें कि जब आप कांग्रेस ये कहती है अपने घोषणा पत्र में वो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, लेकिन आप अगर देखें बजरंग दल में भी एक बड़ा तबका है जो कर्नाटक के अंदर रहता है, जो लाखों की संख्या में जो आबादी है, जो उनके सपोर्टर हैं। और जरूर नहीं कि हर सपोर्टर सड़कों पर उतरकर हिंसा फैला रहा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिना सोचे समझे बैन करने की बात करती है। तो ये एक तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति है जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को चित्रदुर्ग कर्नाटक से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी ईएमआई भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह? तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं।
और अब बात करेंगे ताजा खबर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव दौरे के दूसरे दिन आज माले में राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री आज मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों को एक फास्ट पेट्रोल वेसल और एक लैंडिंग क्राफ्ट उपहार में सौंपेंगे। रक्षा मंत्री मालदीव में चल रही परियोजना स्थलों का दौरा करने के साथ ही प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले कल राजनाथ सिंह ने अपनी मालदीव के समकक्ष मारिया अहमद दीदी और विदेश मामलों के मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। ईरान दौरे पर गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ मुलाकात की। ईरान के राष्ट्रपति ने भारत और ईरान के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने ब्रिक्स, शांघाई सहयोग संगठन जैसे समूहों के उदय को नई विश्व व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें। बात ऑपरेशन कावेरी की, जिसके तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीय नागरिकों को लेकर जेद्दाह से एक और विमान अहमदाबाद पहुंच गया। फ्लाइट में 231 यात्री सवार थे। भारत आज से सिंगापुर के तट पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपना पहला समुद्री अभ्यास करने जा रहा है। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस दिल्ली सिंगापुर पहुंच चुके हैं। अभ्यास का हार्बर फेज 2 से 4 मई तक चांगी नौसेना बेस में और सी फेज दक्षिण चीन सागर में 7 से 8 मई को आयोजित किया जाएगा। AIME 2023 भारतीय नौसेना और आसियान नौसेनाओं को एक साथ मिलकर काम करने और समुद्री क्षेत्र में निर्बाध संचालन करने का अवसर प्रदान करेगा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस दिल्ली और एक स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सतपुड़ा विशाखापत्तनम में स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक हिस्सा है। सिंगापुर में अपने पोर्ट कॉल के दौरान दोनों जहाज सिंगापुर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। भारत अल सल्वाडोर विदेश कार्यालय परामर्श का चौथा दौर कल नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व सौरभ कुमार और अल सल्वाडोर की उप विदेश मंत्री एड्रियाना मीराडी परेरा ने की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और आगे की रूपरेखा तय की। उन्होंने व्यापारिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, फार्मा, विकास के क्षेत्र में सहयोग और क्षमता निर्माण, साथ ही संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर जारी सहयोग के बारे में सकारात्मक आकलन किया। NIA ने आज सुबह आतंकवाद से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर में 12 जगहों पर छापेमारी की है। विभिन्न आतंकी संगठनों के सहयोगियों के खिलाफ शुरू की गई ये कार्रवाई फिलहाल जारी है। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि कश्मीर घाटी के अवंतीपोरा, पुलवामा, अनंतनाग और श्रीनगर के अलावा जम्मू और पुंछ जिलों में विभिन्न स्थानों पर छापा मारा गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। वहीं पुलिस और CRPF ने एक संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुलगाम से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान दामहल हांजीपुरा के निवासी आबिद हुसैन भट्ट के रूप में की गई है। फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो पहले हाई कोर्ट का रुख करें। वकील निजाम पाशा ने मामले को जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की बेंच के सामने उठाया। कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई कि याचिकाकर्ताओं ने हेट स्पीच के मामले में ही इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन दायर कर कोर्ट से दखल की मांग की है। कोर्ट का कहना है कि मामले में हाई कोर्ट में अलग से याचिका दाखिल की जा सकती है।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो मौत की सजा के मामलों में फांसी की जगह किसी कम तकलीफदेह तरीके का इस्तेमाल सुझाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करने पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जुलाई में मामले की सुनवाई करेगा। वकील ऋषि मल्होत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात रोहिणी कोर्ट शूटआउट के आरोपी गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हो गई है। आज सुबह जेल में बंद एक बदमाश ने लोहे की ग्रिल उखाड़कर उस पर हमला बोल दिया। बदमाश ने लोहे की छड़ को टिल्लू के पेट में घुसा दिया। इस हमले में वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। जेल कर्मियों ने उसे आनन फानन में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक सुबह 6:30 बजे डीडी अस्पताल में टिल्लू ताजपुरिया की मौत हो गई। जिस बदमाश ने टिल्लू पर हमला बोला है उसका नाम योगेश टुंडा है। इस हमले में योगेश के साथियों ने भी उसका सहयोग किया। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। टिल्लू ताजपुरिया पर हत्या सहित कई अपराध के मामले दर्ज थे। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। 102 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। नगर निगम के 34 वार्डों में 93,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतगणना 4 मई को होगी। शिमला में आज सुबह से आसमान बादलों से घिरा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक दिन भर तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। उधर खराब मौसम की वजह से सुबह मतदान की रफ्तार थोड़ी सुस्त रही। जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी के मुताबिक शहर में 149 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 10 अति संवेदनशील, 40 संवेदनशील और 99 मतदान केंद्र सामान्य श्रेणी के हैं। चुनाव प्रक्रिया में 1500 कर्मचारी और 500 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। 153 मतदान दल नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कुल मतदाता 9,39,020 है। इनमें 4,97,059 पुरुष और 4,41,061 महिलाएं हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए सीधे चुनाव नहीं हो रहे हैं। चयनित पार्षद बहुमत से मेयर और डिप्टी मेयर चुनेंगे। पार्टी चिन्ह पर हो रहे इस चुनाव में प्रदेश के दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। सभी बड़े राजनीतिक दल मसलन बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और माकपा के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भाजपा और कांग्रेस ने सभी 34 वार्डों में उम्मीदवार उतारे हैं। आम आदमी पार्टी 21 और माकपा 4 वार्डों में ही किस्मत आजमा रही है। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। ताजा खबर महाराष्ट्र से है कि महाराष्ट्र में सियासी उथल-पुथल के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एक बड़ा ऐलान किया है। शरद पवार ने कहा है कि वो एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। मुंबई में अपनी पुस्तक के विमोचन के मौके पर शरद पवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से रिटायर होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे लंबे वक्त तक पार्टी के नेतृत्व का मौका मिला। मैंने अध्यक्ष पद की कई साल जिम्मेदारी निभाई। अब मैं अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं। लेकिन कार्यक्रम में शरद पवार के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी की। उनके समर्थकों ने अपना फैसला वापस लेने के लिए नारेबाजी की। बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। देश के उत्तर पूर्व, मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में मध्यम से भीषण आंधी तूफान चलने, बिजली चमकने और ओलावृष्टि का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने देश के कुछ प्रमुख हिस्सों में व्यापक वर्षा और आंधी तूफान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देश में आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के कोस्टल एरिया को छोड़कर लगभग सभी जगहों पर बारिश और थंडरस्टॉर्म हो सकता है। मौसम विभाग ने आज के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं राजधानी दिल्ली सहित देश के अधिकांश राज्यों में हाल में हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिम में विक्षोभ की वजह से मौसम में आए बदलाव के विषय पर हमारे सहयोगी ओपी यादव ने बातचीत की है मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा के साथ। राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत महाराष्ट्र को छोड़कर अधिकांश राज्यों में मई के महीने में फरवरी जैसा मौसम का एहसास बारिश के चलते हो रहा है। क्या है मौसम में बदलाव की वजह और क्या रहेगा भविष्य में मौसम का सूरत हाल, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। सर, अगर बात करें, अमूमन गर्मी आ जाती है मई के महीने में, चिलचिलाती धूप रहती है, लेकिन इस बार मौसम बदला हुआ है, क्या वजह है इसकी?
देश के अधिकांश हिस्सों में थंडरस्टॉर्म, रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है और ये स्थिति अगले 2 दिन के लिए जारी रहेगा। अधिकांश राज्यों में सिर्फ कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र को छोड़ के रेन या थंडरस्टॉर्म हो सकता है। इसके साथ साथ लाइटनिंग हो सकता है और कुछ इलाका में भी हेलस्टॉर्म होने का उम्मीद किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर जा रहा है और इसके प्रभाव में अरेबियन सी से मॉइस्चर इंकर्शन हो रहा है और एक विंड कन्वर्जेंस लाइन एग्जिस्ट कर रहा है नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक। सो बे ऑफ बंगाल से भी मॉइस्चर आ रहे हैं, सो इसलिए अभी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है बहुत फेवरेबल है। मौसम में बदलाव की वजह है, मुख्य वजह क्या है और कौन कौन से, अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखें तो कौन कौन से इलाके जहां बारिश होनी है अगले 2 दिन में और कौन से इलाके जहां अभी इसका असर नहीं है? लगभग सभी राज्यों में हम वार्निंग दिए हैं, जैसे ऑरेंज कलर वार्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में है और पेनिनसुला इंडिया तमिलनाडु तक भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है और वेस्टर्न इंडिया में येलो कलर वार्निंग रखा गया, जैसे गुजरात, राजस्थान और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला के ऊपर। और इसलिए सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहेगा आपका जम्मू एंड कश्मीर से शुरू करके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ओडिशा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इस बारिश का खेती और किसानी से कितना संदर्भ है, फायदा और नफा नुकसान दोनों के संदर्भ में? जो अभी बारिश हो रहा है, जैसे पेनिनसुलर इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में या सोइंग वगैरह के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, जो ड्राई एरिया में सोइंग करते हैं मई महीने में। जैसे अक्षय तृतीया अभी चला गया, अक्षय तृतीया के दिन में बहुत सारे इलाके में सोइंग शुरू होता है, इसलिए ये हेल्पफुल हो सकता है। मगर जो हेलस्टॉर्म वगैरह हो रहा है, कहाँ स्ट्रॉन्ग विंड हो रहा है, जो अभी स्टैंडिंग क्रॉप्स है, इसमें भी नुकसान हो सकता है। तो ये थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, जिनका मानना है कि राजधानी दिल्ली, एनसीआर और महाराष्ट्र व कोस्टल एरिया को छोड़कर देश के अधिकांश राज्यों में अगले 2 दिन में न केवल बारिश की संभावनाएं बनी रहेगी, बल्कि तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावनाएं भी बनी रहेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन महेश के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो सबसे जो ज़्यादा नुकसान है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए है, क्योंकि जो उनकी जो क्रॉप है, स्टैंडिंग क्रॉप है, उनके लिए ये जो मौसम की स्थिति अभी है वो उनके लिए प्रतिकूल है और इसलिए किसानों के लिए बहुत दुख की बात है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि पूरे भारत में, चाहे वो उत्तर भारत की बात हो, मध्य भारत की बात हो, रायलसीमा की बात हो, दक्षिण भारत की बात हो, तमाम जगहों पर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो मौसम में परिवर्तन हुए हैं उसकी वजह से बारिश अगले 2 दिनों तक हो सकती है। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे कुछ अर्थ जगत की खबरों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरिया गणराज्य की यात्रा पर हैं। एशियाई विकास बैंक के संचालन बोर्ड की 56वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 4 दिवसीय दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं। वित्त मंत्री का दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत कुमार अमित ने इंचियोन हवाई अड्डे पर स्वागत किया। वित्त मंत्री निवेशकों को भी संबोधित करेंगी और द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगी। वित्त मंत्री के साथ एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी गया हुआ है। और बैठक के इतर वित्त मंत्री ने आज दक्षिण कोरिया के इंचियोन में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उल्लेख किया कि एडीबी के संप्रभु और गैर संप्रभु संचालन के लिए भारत सबसे अहम देश बना हुआ है। वित्त मंत्री ने एडीबी को आत्मनिरीक्षण करने और मूल्यांकन करने की सलाह दी कि बैंक किस प्रकार विकासशील सदस्य देशों को प्रभावी रूप से समर्थन कर सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले महीने यानी अप्रैल में ही जीएसटी संग्रह ने एक इतिहास रच दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद अप्रैल 2023 में यानी बीते महीने अब तक का सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ है। हमारे विशेष सेगमेंट न्यूज लेंस के जरिए आइए जानने की कोशिश करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। जीएसटी के मोर्चे पर वित्त वर्ष 2023-24 का आगाज बेहद शानदार रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले महीने अप्रैल में ही वस्तु एवं सेवा कर राजस्व संग्रह यानी जीएसटी संग्रह ने इतिहास रच दिया है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1,87,035 करोड़ रुपए का रहा है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह है। अगर पिछले वर्ष से तुलना करें तो पिछले वर्ष अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1,67,540 करोड़ रुपए का रहा था। पिछले वर्ष अप्रैल के मुकाबले इस वर्ष अप्रैल में जीएसटी संग्रह में 19,495 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। यानी अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह बीते साल अप्रैल महीने के मुकाबले 12% ज्यादा है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1,87,035 करोड़ रुपए के जीएसटी संग्रह में केंद्रीय जीएसटी 38,440 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 47,412 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी यानी आईजीएसटी 89,158 करोड़ रुपए और 12,025 करोड़ रुपए का उपकर शामिल है। वित्त मंत्रालय के अनुसार एक दिन में अब तक का सर्वाधिक जीएसटी संग्रह इस साल 20 अप्रैल को हुआ। 20 अप्रैल को 9,80,000 ट्रांजैक्शंस हुए, जिसमें 68,228 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के इस रिकॉर्ड कलेक्शन पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खुशखबरी, कम कर दरों के बावजूद बढ़ता कर संग्रह इस बात की सफलता दर्शाता है कि जीएसटी ने एकीकरण और अनुपालन को कैसे बढ़ाया है। अगर बात करें कि आखिर जीएसटी संग्रह लगातार क्यों बढ़ रहा है, तो इसके पीछे देश में मजबूत मांग और खपत का होना, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में तेजी आना, ई इनवॉइसिंग में लगातार बढ़ोतरी होना, सरकार द्वारा विनियामक अनुपालन में सुधार करना और जीएसटी व्यवस्था से नए लोगों का जुड़ना जैसे कारण शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी संग्रह होना देश में उपभोक्ता मांग में तेजी के साथ देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी बताया है कि भारत और चीन के नेतृत्व वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र का विकास 2022 के 3.8% की तुलना में इस वर्ष 4.6% तक बढ़ने का अनुमान है। आईएमएफ ने अपने क्षेत्रीय आर्थिक सर्वे एशिया तथा प्रशांत की जारी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। वॉशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया है कि यह क्षेत्र वैश्विक विकास में लगभग 70% योगदान करेगा। एशिया और प्रशांत क्षेत्र 2023 में विश्व के सबसे प्रमुख क्षेत्रों में सबसे अधिक गतिशील रहेगा। भारत और चीन के इस सर्वे में आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि इस क्षेत्र की दो सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं इस वर्ष वैश्विक विकास में लगभग आधे का योगदान कर सकती हैं। इसके साथ ही एशिया और प्रशांत की शेष अर्थव्यवस्थाएं अतिरिक्त 5वें भाग का योगदान कर सकती हैं। एशिया की गतिशीलता चीन की स्थिति में सुधार और भारत के विकास से संचालित होगी। वहीं 2023 में अन्य क्षेत्रों के साथ एशिया के बाकी भागों में विकास निचले स्तर पर रहने की संभावना है। इस बीच आईएमएफ ने बताया है कि वर्ष 2023 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। कड़ी मौद्रिक नीति के कारण धीमी गति के वैश्विक विकास और रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर भी जारी रहेगा। आईएमएफ का कहना है कि मुद्रास्फीति के दबाव का बने रहना और अमेरिका और यूरोप में वित्तीय क्षेत्र की मौजूदा समस्याएं जटिल आर्थिक परिदृश्य में अतिरिक्त अनिश्चितता बढ़ाएगी। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर लगातार जो आईएमएफ है या बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनका भरोसा, उनका विश्वास, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। ऐसे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, ऐसे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर कि हम कह रहे हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था वो नई ऊंचाई पर चली जा रही है। ये देखिए, राजस्व संग्रह में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया है। ये हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, नई ऊंचाई पर भारतीय अर्थव्यवस्था, और राजस्व संग्रह में अब तक का सबसे बड़ा उछाल जो है वो आया है। अप्रैल में जीएसटी संग्रह 12% बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपए हुआ है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा राजस्व संग्रह है। ये जीएसटी संग्रह और अब तक का ये सबसे अधिक जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो कलेक्शन है वो अब तक हुआ है। देश में जीएसटी की व्यवस्था लागू होने के बाद से हम कह रहे हैं कि ये अब तक का सबसे मासिक जो संग्रह अप्रैल महीने का वो हम आपको बता रहे हैं।
अप्रैल में सकल जीएसटी राजस्व 1,87,035 करोड़ रुपए वसूल किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा अप्रैल महीने का ये आंकड़े हैं। सीजीएसटी 38,38,440 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 47,412 करोड़ रुपए और आईजीएसटी 89,158 करोड़ रुपए संग्रहित किए गए हैं। पिछले साल इसी अप्रैल महीने में जीएसटी के रूप में 1.68 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन किया गया था और इस साल हमने दिखा आपको कि ये अप्रैल 2023 इस साल राजस्व जो है वो पिछले साल इसी महीने में जो राजस्व हमने आपको बताया उसकी तुलना में 12% अधिक कलेक्शन हमने इस साल 2023 में अप्रैल महीने में किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो कुल सकल संग्रह था वो 18.10 लाख करोड़ रुपए रहा था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 22% अधिक रहा। 2022-23 वित्त वर्ष की बात हम कह रहे हैं। अब नीति आयोग ने भी कुछ आंकड़े दिए हैं। नीति आयोग का भी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें बढ़ोतरी का अनुमान है। उसने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें 6.5% की दर से बढ़ेगी। ये नीति आयोग का अनुमान है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3 से 6.4% की दर से बढ़ेगी। ये विश्व बैंक ने भी और एडीबी उसने भी अनुमान जताया है। अब हमने आपको स्टोरी में भी बताया, आईएमएफ के हवाले से क्या खबर आई। आईएमएफ ने कहा है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था वो काफी मजबूत है और चालू वित्त वर्ष में इसके 6% की दर से बढ़ने की उम्मीद आईएमएफ ने जताई है। कई वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ये आईएमएफ ने साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चालू वर्ष में महंगाई दर 4.9% और अगले वित्त वर्ष में 4.4% तक कम हो जाएगी। तो महंगाई के मोर्चे पर भी आईएमएफ ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में और उसके अगले वर्ष में भी इसमें और कमी आ सकती है। तो ये भी एक अच्छा अनुमान आईएमएफ ने जताया है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में भारत की हिस्सेदारी 2028 तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। फ्रांस और ब्रिटेन को पार करने की उम्मीद है। तो 2028 तक फ्रांस और ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है उसको भी भारत उसको लांघ सकता है, एक ऊंचाई उसको पा सकता है। ये आईएमएफ ने उम्मीद जताई है। भारत वैश्विक आर्थिक विकास को चलाने में एक प्रमुख देश बन जाएगा। वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ाने में आईएमएफ ने कहा है कि भारत बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा। वैश्विक विकास में 75% योगदान देने वाले 20 देशों में भारत शीर्ष जो 20 देश हैं उसमें एक अहम रोल प्ले करने वाला है। अप्रैल में अभी आ जाइए, हवाई यात्रियों के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। अप्रैल महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा हवाई यात्रियों के सफर का एक रिकॉर्ड बना है। अप्रैल महीने में 2023 में नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक 30 अप्रैल को देश में 4,56,082 यात्रियों ने हवाई यात्राएं की हैं और इन यात्रियों ने 2,978 उड़ानों में सफर किया है, एक दिन में सबसे ज्यादा। और कोरोना से पहले हवाई यात्रियों का जो औसत है वो 3,98,579 प्रतिदिन था। और उसके बाद से हमने दिखाया कि किस तरह से अप्रैल महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा लोग हवाई यात्रा किए हैं। और नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कि ये बढ़ती हुई समृद्धि का संकेत है देश के लिहाज से, भारत के लिहाज से। कोरोना महामारी से प्रभावित होने के बाद घरेलू हवाई यातायात बीते कुछ महीनों में सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ा है, ये भी कहना है मंत्री का। डीजीसीए ने कहा है कि ताजा डाटा के मुताबिक मार्च महीने में 128.93 लाख घरेलू यात्रियों ने, डोमेस्टिक जो पैसेंजर्स हैं, उन्होंने सफर किया है उड़ानों के जरिए। तो ये कुछ बहुत ही पॉजिटिव जो तस्वीरें हैं वो लगातार आ रहे हैं। और हम अब से रुक करेंगे कर्नाटक के हॉस्पिटल का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವ ಜನತೆಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ನೌಕರಿಯ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮದ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಾವು ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇಂಥ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರತಿಬದ್ಧವಾಗಿದೆ।
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, विजयनगर साम्राज्य, उसका इतिहास भारत का गौरव है। श्री कृष्णदेवराय ने अपने सुशासन से इस क्षेत्र को अमर कर दिया है। उन्होंने कई अलग अलग देशों के साथ व्यापार को मजबूती दी थी। उन्होंने कर्नाटका की संस्कृतियों को विश्व भर में ख्याति दिलाई थी। उन्हें अपने हर नागरिक का ख्याल रखने के लिए जाना जाता है। आज भारत विजयनगर साम्राज्य के गौरव के उसे प्रेरित होकर उन्हीं के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ, ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರತೀಕ ಇದು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆಡಳಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಅಮರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. स्नेहितरे, विजयनगर जिला पुरातन और नूतन का अद्भुत मेल है। पुराणों में भी इस क्षेत्र के बारे में लिखा गया है और इतिहास की महान गाथाओं में भी इसका वर्णन है। इसके अलावा इस जिले की एक और विशेष बात है, ये कर्नाटका का सबसे युवा जिला भी है। आप सभी इस क्षेत्र में नया जिला चाहते थे। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने विजयनगर जिला बनाया। इस फैसले ने तेज गति से हर घर और हर परिवार का विकास सुनिश्चित किया। यही वजह है कि आज विजयनगर कह रहा है, ये बारिया निर्धारा, ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದಂಥ, ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 2ರ
ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ ಇದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಇದು ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, कांग्रेस के दशकों के शासन ने शहरों और गांवों के बीच खाई को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था. बीजेपी सरकार गांव शहर के बीच इस खाई को लगातार कम करने में जुटी हुई है. आज हमारे गांवों में भी शहरों जैसी सुविधाएं पहुंच रही है, पहले से ज्यादा तेजी से पहुंच रही है. गांव से जुड़ी दूसरी चुनौतियों का भी बीजेपी सरकार समाधान कर रही है. लंबे समय से यहां हमारे किसान भाई बहन सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे थे. किसानों को इस परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए बीजेपी सरकार यहां 70 से ज्यादा झीलों का उद्धार कर रही है. हम विजयनगरा जिले में एक नए एग्रीकल्चर कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं. इस कॉलेज से निकले युवा यहां खेती को आधुनिक बनाने में हमारे किसान साथियों की मदद करेंगे. बीजेपी सरकार का डिजिटल इंडिया अभियान हो, हर घर जल का अभियान हो, गांवों में बन रहे हेल्थ और वेलनेस सेंटर हो, ये सभी गांव और शहरों के बीच की दूरी घटाने में मदद कर रहे हैं. तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे कर्नाटक के होसपेटे से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे. राज्य में कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी कड़ी में लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से जनसभाएं और रोड शो की जा रही हैं. फिलहाल बढ़ेंगे आगे और इसके साथ ही मिड डे प्राइम के आज के संग बस इतना ही. मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति. नमस्कार.